ठीक है, तो अभी तक जो किए हैं उसमें कोई दिक्कत एटॉमिक यस सर। क्या है? सो फोटोन को फोटोन का एनर्जी है, उसके टर्म में हम लोग मोमेंटम लिखना है, तो एक्सप्रेशन क्या होगा? नहीं समझे क्या पूछना चाह रहे हो। एनर्जी सो गिवन है, फोटोन, मोमेंटम लिखना है। हाँ एनर्जी क्या होता है? एच सी बाई लेमडा। और यस सर। मोमेंटम क्या होता है? एच बाई लेमडा। सो उसे काइनेटिक एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर सकते। क्या सो काइनेटिक जो एनर्जी? फोटोन के, हाँ, आप एम बी स्क्वायर लिखोगे क्या? मास ऑफ फोटोन क्या लोगे फिर? यस हम्म, सर। रेस्पॉन्स तो जीरो होता है ना। यस सर। ठीक। और सो और जो टॉपिक फिजिक्स में हम लोग जो फर्स्ट दो एक्सप्रेशन ये हम लोग निकाले थे, उसमें से जो मास है वो इलेक्ट्रॉन का या एटम का? इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन ना घूम रहा था। सो तो जो ड्यूटेरियम सर्कुलर और मोशन होता है। हाइड्रोजन, हाँ, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन में फर्स्ट सेल का उससे रेडियस ड्यूटेरियम का छोटा क्यों? क्या चीज? सो ड्यूटेरियम का फर्स्ट सेल का रेडियस हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल से छोटा होता है। ड्यूटेरियम किसे कहते हैं? बोलो। H12। H12। यानी कि उस H12 इसमें दो प्रोटॉन्स होते हैं। और एक एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन। अच्छा। और हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? प्रोटियम। प्रोटियम। ट्रोटियम। प्रोटियम। एक ट्राइटियम भी होता है ना, ट्रिटियम H13। यस और H11 हाइड्रोजन होता है। यस। हाँ, तो अब सवाल क्या था? सर ये बीच वाले का फर्स्ट सेल का रेडियस छोटा होता है किसके कंपैरिजन में? H11 के। हाँ, तो तुम्हें बताओ क्या होगा। सो वो बुकलेट में क्वेश्चन था, तो मास को इससे कनेक्ट किए तो मुझे देखा, फिर वापस कॉपी पलट के देखे तो मास इलेक्ट्रॉन का, तो रिलेट किए तो फिर नहीं पता चला कैसे मास रिलेट तो होगा। इलेक्ट्रॉन कहीं लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। सो एक्सरसाइज 2 का 22 देखिए ना क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स में। बुकलेट का। हाँ। एक्सरसाइज 2 का 22। ठीक है, बोल रहा है कि हाइड्रोजन विद द रेफरेंस लेवल ऑफ पोटेंशियल इज टू बी जीरो एट द ग्राउंड स्टेट। तो ऊपर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट कंसीडरिंग द मोशन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियस के मोशन को भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। अभी तक जो भी हम लोग किए हैं वो क्या किए हैं? न्यूक्लियस का मोशन को हम लोग रेस्ट पे माने हैं। यस। बोलो। ठीक है, तो अगर हम न्यूक्लियस को अगर हम मोशन में मानते हैं तो हम लोग लास्ट में देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है।
दोनों घूमेगा। अगर फ्री टू रोटेट अगर कोई भी पार्टिकल होता है तो किसके अबाउट रोटेट करता है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट यस घूमेगा। सर। तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसा घूमता है। लेकिन हम लोग जो है अभी तक यही डिस्कस करें कि न्यूक्लियस रेस्ट पे, यानी कि हम न्यूक्लियस का मोशन को कंसिडर नहीं किए हैं। ठीक है, यहाँ पे उसको कंसिडर करके फिर बोल रहा है। ठीक है, तो सब चीज हम लोग लास्ट में देखेंगे कि अगर हम इसे कंसिडर करते हैं तो इस केस में हम लोग म्यू लेते हैं, रिड्यूस मास को कंसिडर रखते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस का भी मास उसमें शामिल हो जाता है। रिड्यूस मास यानी यस कि m1 m2 बाई m1 प्लस m2, ये होता है ना। यस डबल सर। स्टार सिस्टम वाले में पढ़े होगे ग्रेविटेशन में, यस तो सर। वैसा सिचुएशन हो सर जाता है। आपने फिर रेडियस में वो जो रिलेशन बताया था प्रोपोर्शनलिटी का, हम्म रेडियस डायरेक्शन प्रोपोर्शनलिटी, उसमें सब मास का कंसिडरेशन है, मतलब मास भी दिया हुआ है। वो तो इलेक्ट्रॉन का तो वो कांस्टेंट रहेगा, तो उसमें उसका क्या जरूरत है? तो उसके लिए है, लेकिन जब हम न्यूक्लियस को मानेंगे तो उस मास की जगह हम म्यू लेंगे, तो उसमें क्या न्यूक्लियस का मास यहाँ कंसिडर हो गया? यस सर। ठीक है, तो वहां पे आ जाता है। तो अभी तक हम लोग जो भी किए हैं उसमें न्यूक्लियस के मोशन को हम लोग कंसिडर नहीं किए, न्यूक्लियस को हम रेस्ट पे ही माने। ठीक है, ग्रेविटेशन में भी हम लोग पढ़ते हैं तो कोई भी सैटेलाइट अर्थ के अबाउट घूम रहा होता है तो अर्थ को रेस्ट पे ही मान के सब चीज कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो अर्थ भी घूम रहा है। ठीक है, यानी डबल बाइनरी स्टार सिस्टम करके एक क्वेश्चन होगा, बोले भी थे यस कि सर। एससी वर्मा में क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसी का कंसेप्ट है ये। ठीक है, और यस कोई सर। दिक्कत? नो। ठीक है फिर, तो हम लोग शायद आयोनाइजेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में बात किए थे हम लोग लास्ट क्लास। कि एक्साइटेशन एनर्जी यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में गया है, और एनर्जी जो लेवल होता है वो एक्साइटेड एनर्जी लेवल हम लोग बोलते हैं। ऐसा ही था। तो जैसे कि अगर यस हम सर। लोग देखें कि एनर्जी लेवल ऐसा था, अलग अलग लाइन से अगर हम ड्रॉ कर दें तो जो n इजकल टू 1 है, n इजकल टू 2, n इजकल टू 3, n इजकल टू 4, n इजकल टू इनफाइनाइट। तो इस फर्स्ट वाले को, n इजकल टू फर्स्ट वाले को क्या नाम देते हैं? ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये जो ये है ये हम लोग बोलते हैं फर्स्ट स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे ही चलते जाता है। ठीक है, और जब यहाँ यस पे सर। एकदम लास्ट में आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो चुका है, आयोनाइज हो चुका है। ऐसा ही था। अगर डेल्टा E1 हम बोल रहे हैं यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, तो हम एनर्जी E2 माइनस E1 फाइंड करेंगे जो कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था। वैसे ही अगर हम बोले कि डेल्टा E2 यानी कि अगर ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में चला जाए तो E3 माइनस E1 करेंगे, और ये कितना आएगा बोलो? 12.1 सर। हाँ 12.1। 12.1 इलेक्ट्रॉन, 09 आया था तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये एनर्जी लेवल डिफरेंस आएगा, ये आएगा, जो भी आएगा, क्योंकि हम हर लेवल का एनर्जी जानते हैं। डिफरेंस चाहिए होगा तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो एक्साइटेड हो रहा है तो हमें उतना एनर्जी देना पड़ेगा तो एक्साइट होता है। ये चीज हम लोग पहले डिस्कस करे थे पोर के थर्ड पोस्टुलेट में, कि अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेजना है तो इसमें हमें डेल्टा इजकल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। वैसे ही फर्स्ट से थर्ड में भेजना हो तो 12.1 देना पड़ेगा। वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट के लिए जितना भी डिफरेंस आएगा उतना एनर्जी हम देंगे, तो जो भी सेल में इलेक्ट्रॉन है वहां से कहीं जाएगा।
ठीक है, तो हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट में ही रहता है, तो ग्राउंड स्टेट से 1 में 2 में 3 में जहां भी भेजना हो हम लोग भेजते हैं। ठीक है, अगर 13.6 दे दे हाइड्रोजन एटम के लिए, ये H2 एटम का ही है, तो हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एटम से बाहर निकल जाता है, यानी कि हम बोलते हैं कि एटम जो है आयोनाइज हो गया है, और जो एनर्जी है उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बात ये भी है कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि n इक्वल टू 1 से अगर n इक्वल टू 2 पे जाना है, तो हमें डेल्टा E इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना है। ठीक है, लेकिन लेट्स से वी गिव एनर्जी जो है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हमने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम कितना एनर्जी दे दिए, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या होगा तो बताओ? फर्स्ट स्टेट तक ही जाएगा। नहीं, तो बाकी एनर्जी क्या होगा? वही का वही रह जाएगा। ठीक है, जब हम अगर ऐसा एनर्जी देते हैं टू इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में अगर हम लोग इतना एनर्जी देते हैं तो क्या होना चाहिए? अगर इतना एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा तो उसे कितना इन दूसरे एनर्जी लेवल में जाना चाहिए? ठीक है, यानी कि अगर हम देखें यहाँ से, तो फर्स्ट का था कितना, अगर ऐसा हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें हमने 10 दे दिया, तो डिफरेंस कितना मिलेगा हमें? 13.6 माइनस 10, 11 दिए ना, 0.6, 2.6 ये मिल रहा है। यस सर। ठीक है, तो 2.6 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे -13.6 है, फिर सेकेंड वाला था -3.4, ये था -1.51, यानी कि अगर इतना एनर्जी लेवल वाले में जाना चाहिए, यानी कि हम बोलेंगे कि अगर यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल होता, हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल, जिसका एनर्जी क्या होना चाहिए था, किसका एनर्जी होना चाहिए था -2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन हम लोग बोर की बात मान चुके हैं, तो बोर की बात माने हैं तो एनर्जी लेके यहाँ तक नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, ये जो चीज है बोर ने इसे नकार दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सिर्फ कुछ एक जो फिक्स्ड ऑर्बिट है उसी ऑर्बिट में जा सकता है, उसी एनर्जी लेवल में जा सकता है, यानी कि जो ऑर्बिट्स हैं उसके एनर्जी फिक्स्ड है, ऐसा हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल नहीं हो सकता है। तो क्या होगा कि इस केस में जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो एनर्जी लेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे केस में क्या होता है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है डज नॉट एब्जॉर्ब सच एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है ऐसा एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं करता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि दिस एनर्जी विल नॉट एक्साइट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि हमें कितना एनर्जी देंगे तो एक्साइट हो सकता है, यानी कि दो एनर्जी लेवल का बीच का डिफरेंस ही हम दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई एनर्जी हम नहीं दे सकते हैं कि जो हाइपोथेटिकल, उतना देंगे तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, एब्जॉर्ब करके वो एक्साइट ही नहीं होता है। क्लियर है? सुपर एटल सर बोले थे कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक जाएगा, फिर बाकी एनर्जी बस वही रह जाएगा। बाकी एनर्जी पता नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, फिर भी एक बार
डिस्कस कर लेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है। जहां तक हमको नॉलेज है वहां यही होता है कि अगर कोई भी हम एनर्जी देते हैं तो एनर्जी देंगे तो मतलब जितना भी एनर्जी एब्जॉर्ब किया वहां तक जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी फिक्स होता है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होगा, ठीक है, एटॉमिक लेवल पे कोलिजन ये सब तो है नहीं, कदेगी हीट में चला गया, नेचुरल से बात है, जहाँ कुछ नहीं समझ आता है बोलते थे हीट में चला गया। तो यहाँ तो बोलते नहीं है, तो इस केस में हम लोग यही बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एब्जॉर्ब नहीं करता है ऐसी एनर्जी को और वो एक्साइट नहीं होता है, ठीक है। बाकी अगर बोल रहे हो तो एक बार हम चेक कर लेंगे, डिस्कस भी कर लेंगे सर से। सेकेंड सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है तो एक स्टेट में गया, एक्साइट हुआ, तो जो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फॉर लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए, ठीक है, 10⁻⁻8 सेकेंड, ठीक है। टाइम बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, यानी कि वो एक्साइटेड स्टेट में इतने देर के लिए ही रहता है क्योंकि बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है। ग्राउंड यानी कि जितना लोअर स्टेट में रहता है उतना ही ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन है। हम भले ही एनर्जी देख के उसे एक्साइटेड स्टेट में भेज रहे हैं, तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए वहां पे वो बहुत कम समय के लिए ही रुकता है, और ये समय लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड, ठीक है। तो वहां ज्यादा देर तक रुकता नहीं है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देन अगेन इट जम्प्स टू इट्स ग्राउंड स्टेट, यानी जो भी स्टेबल स्टेट है, तो हम लोग ग्राउंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट में ही जंप करेगा। और ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं डी एक्साइटेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि डी एक्साइटेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है अब डी एक्साइट हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम मान लेते हैं कि वो किसी ऑर्बिट में गया है, यानी कि ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन, क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो जैसे कि अगर हम बोले कि ऐसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है, n इजकल टू 1, n इजकल टू 2, n इजकल टू 3, n इजकल टू 4, n इजकल टू 5। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के यहाँ 5 में आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक्साइट होके आ गया है, ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है हमारा। यहाँ पे बहुत कम समय के लिए रहेगा, सिंगली आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में कैसे आ सकता है, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे आ सकता है, या फिर हो सकता है कि वो यहाँ से पहले उसको यहाँ पे रुकना हो, फिर यहाँ से यहाँ आए, या फिर हो सकता है यहाँ आए फिर यहाँ आए, मतलब कि बहुत सारे उसके पास रास्ते हैं जो है 5 से 1 आने के लिए। ऐसा 10 रास्ते पॉसिबिलिटी हैं क्या? सर, 10 पॉसिबिलिटी है। 10 रास्ते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो कितने वेरियस रूट से आ सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, n into n बोलो। minus 1 by 2. ठीक है, इट्स ग्राउंड स्टेट बाय वेरियस रूट्स, ठीक है, या फिर पाथ बोल सकते हैं। तो टोटल नंबर कितने होंगे? डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2। NC2 यही होगा, n से आ रहा है यहाँ पे आना है, तो टोटल NC2 है, ठीक है। तो ये n इंटू n-1/2 आता है, ठीक है। सर एन क्या है? n सेल यानी जिस सेल से भी आ रहा है, जैसे 5 से 1 पे आना है
तो n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 5। 5 इंटू 4/2 करेंगे तो 10। ठीक है, तो 4 होगा ना? क्या? यस सर। ठीक है, n नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम n से कहाँ ला रहे हैं? ग्राउंड स्टेट, यानी कि हम फर्स्ट को ही माने हैं। क्लियर है? अगर हमसे बोला जाए कि मिनिमम नंबर ऑफ रेडिएशन वेवलेंथ कितना मिलेगा? हम्म, कितना मिलेगा? सर 10। मिनिमम नंबर 1 ही ना मिलेगा। अगर 5 से डायरेक्ट तो 1 पे आ जाए तो कितना रेडिएशन शो किया? कितना रेडिएशन शो किया? 1 किया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशन या फोटोन वेवलेंथ कितना होगा? 5। 5 होगा। 5 से 4 होगा। n-1 होगा। जैसे कि 5 में है तो 5 से क्या क्या रास्ता फॉलो कर सकते हो? देखो 5 से 4 एक रेडिएशन, 4 यानी कि पैसेंजर ट्रेन बन के जब आएगा वही पॉसिबिलिटी है। तो दिख रहा है कि यहाँ से एक मिलेगा, यहाँ से एक, तो ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशन ऑफ फोटोन वेवलेंथ जो है 5 है, मिनिमम 1 है, टोटल प्रोसेस कितना हो सकता है? तो 10 हो सकता है। ठीक है, एक बार में मैक्सिमम 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 पाथ फॉलो करेगा। एक बार में मिनिमम 1 फॉलो करेगा। क्लियर है? यस सर। तो ये तो नंबर से रिलेटेड है, इस पे इजी सवाल आते हैं, केमिस्ट्री में ही ज्यादा आता है। सर ये सिर्फ ग्राउंड स्टेट के लिए। हाँ, हम मतलब कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट का हम यहाँ पे अज्यूम किए हैं। ठीक है, यस सर। अगर हम हाइड्रोजन, ये भी शायद केमिस्ट्री में बताया गया होगा। यस सर। ठीक है, ये सब फालतू में फिरना पड़ रहा है। अच्छा रहता है कि अगर केमिस्ट्री में हो रहा है तो फिजिक्स में भी जो थोड़ा बहुत है साथ में ही कंबाइन कर दिया जाता है कि नहीं? यस सर। केमिस्ट्री में कहाँ एकदम शुरू में होता है और फिजिक्स में एकदम लास्ट में। हम्म, जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो जान ही रहे होगे क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे बोलो? हम्म, ट्रांजिशन करवाएंगे। इलेक्ट्रॉन साइड एक्साइड एक्साइटेड। हम्म, वही जो सीरीज थे उनके नाम, यस सर, लाइन एंड बाल्मर। यस। सिर्फ n बाल्मर is equal भी to बनता है। 3, n is equal to 4, n is equal to 5, n is equal to infinity। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हायर से फर्स्ट पे आता है, ठीक है, हायर से फर्स्ट पे आता है तो उसे क्या बोलते हैं? लाइमन। 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 हायर से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे बाल्मर। एक्साइटेड, पाश। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग बोलते हैं लाइमन, सेकेंड वाले को बाल्मर। 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 बामर, थर्ड वाला पाश। पाश।
पास्टन, फोर्थ ब्रैकेट ब्रैकेट Okay. ब्रैकेट This one. के डबल टी और लास्ट वाला पीफल हम्फ्री फिर फंड होता है। हम्फ्री फंड फंड होता है। ठीक है, यानी कि उधर जो भी होता है, हम लोग को मेनली यही चीज है कि याद रखना है कि हाँ भाई लाइमन क्या होता है। तो याद रहेगा कि हायर से वन आते हैं तो लाइमन लाइमन सीरीज बोलेगा तो हमें जो है कहाँ पे आना है, तो n इक्वल टू 1। बामर सीरीज बोलेगा तो n इक्वल टू 2। पास्टन सीरीज बोलेगा तो n इक्वल टू 3। ब्रैकेट बोलेगा तो n इक्वल टू 4। याद रहेगा? बोलो, यस सर लिखना पड़ेगा। सर लाइमन को ब्लू कलर से क्यों लिखते हैं? हम्म लाइमन को ब्लू कलर से क्यों लिखते हैं? खुश। अब ठीक है, यस सर। ठीक है, बस ब्लू से ड्रॉ किए तो लिखिए फ्लो में। यहाँ पे ये चीज था, इतना चीज ध्यान में रखना है कि लाइमन जो होता है 91 से 122 नैनोमीटर तक, इससे जो वेवलेंथ होते हैं वो 91 से 122 नैनोमीटर तक आता है। ठीक है, ये जो रेंज होता है एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज। ठीक है, ये इस रेंज में जो आते हैं वो एक्स रेज, गामा रेज एंड यूवी रेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम बोले थे इस चीज को याद करने के लिए। बामर जो होता है लगभग 365 से लेके 656 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, तो ये जो चीज है हम लोग जानते हैं कि जो लाइट है व्हाइट लाइट, वो 350 से 700 के बीच में रहता है। तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि ये रेंज जो है विजिबल प्लस इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड भी इस रीजन में आता है। ये जो आता है इसके लिए अगर हम लोग बोलते हैं तो 820 से लेके 1875 नैनोमीटर तक रहता है रेंज। ठीक है, तो ये रेंज जो है इंफ्रारेड प्लस रेडियो वेव। ठीक है, इंफ्रारेड रेडियो वेव रहता है। इसके ऊपर जो होता है ब्रैकेट, पीफंड, ये सब चीजें, तो ये सारे चीज जो होते हैं माइक्रो में रहता है। कुछ कुछ जो है रेडियो में भी आ जाता है, तो रेडियो प्लस माइक्रो हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है? यानी कि जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं वैसे वैसे दिख रहा है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है चेंज कर रहा है। तो माइक्रोवेव का जो वेवलेंथ था वो क्या था, सबसे ज्यादा था या सबसे कम? सबसे ज्यादा ठीक है, तो वैसे ही हम लोग देख रहे हैं, तो माइक्रो से ऐसे घटते आ रहे हैं। लेमडा सबसे कम, लाइमन सीरीज जो है सेकंड से फर्स्ट आएगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगा, तो वेवलेंथ सबसे कम दिखाएगा। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे ऐसा एनर्जी लेवल हमारा चेंज हो रहा है। तो उस एनर्जी से जो रेडिएशन निकल रहा है एच बाई लेमडा, तो जो वेवलेंथ है वही चीज का हम यहाँ रेंज दे रखे हैं, और रेंज से हम लोग बता सकते हैं कि ये किस किस रीजन में। तो अगर एक्स रेज, गामा रेज और यूवी रेज की बात की जा रहा है तो मोस्टली लाइमन में होता है। थोड़ा बहुत हम लोग बामर में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ना के बराबर। वो भी यूवी दिखता है, तो क्योंकि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बामर के लिए देखते हैं तो विजिबल और इंफ्रारेड इस रीजन में आते हैं। पासन में इंफ्रारेड रेडियो वेव आता है। ब्रैकेट से ऊपर अगर देखते हैं तो उसमें रेडियो वेव का कुछ कण रहता है और माइक्रोवेव। ठीक है, सो तो वैल्यू याद रखना है। सब बुक में पास्टन के ऊपर जितने भी सब इंफ्रारेड में डाल दिया। रहता है रेडियो वेव, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, वो सब। ठीक है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये चीज भी ध्यान रखना है। तो ये सब वैल्यूज याद रखना है। वैल्यूज नहीं, लेकिन कौन से रीजन में आता है ये थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये यस वैल्यूज सर। तो थोड़ा बहुत, और रेंज के लिए वैल्यूज तो याद किए होगे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में? नहीं किए? नहीं सर। उससे याद कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, कम से कम एनर्जी का या वेवलेंथ का
ठीक है, सीक्वेंस में ही याद कर लो। केमिस्ट्री का माइक्रो एनसीईआरटी में दिया है। फिजिक्स में भी दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, मतलब फर्स्ट पार्ट का लास्ट चैप्टर में। ठीक है, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। फाइंड रेशियो ऑफ फाइंड करो। सर ऑर्बिट सेम है ना दोनों का? क्या सेम है? नहीं सर, कुछ नहीं। सो ग्राउंड से फाइंड करना है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन लाइक एटम, तो क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से न जाएगा। सर 1/9। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट सबका आ गया होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है बोलते हैं ई एन के बराबर ही होता है। ठीक है, ई एन Yes, क्या हाँ। होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एन तो सबके लिए क्या रहेगा, 1 ही। तो ई एच बाई ई एल आई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड एच बाई एल आई का होल स्क्वायर। सर Li आयन होगा ना? हम्म, तो हाइड्रोजन लाइक लिथियम, हाइड्रोजन लाइक में क्या होगा, तो Li2 उस पे का। इलेक्ट्रॉन उसमें एक रहना चाहिए। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में करना चाहिए, ठीक है, नहीं रिलेशन बहुत सारा चीजें कट जाती हैं इसलिए। Rydberg's formula. हम्म, So 5/18 times of 6,563.
5/18 आ रहा है, 5/27. 5/27 आएगा। Yes, sir. 5/27. ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/n2² माइनस 1/n1² माइनस 1/n2², ये वाला। Yes, sir. हाइड्रोजन के लिए तो Z तो 1 है, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, R इंटू 1/2² 4 माइनस 1/9 5/36R, यही मिलेगा। और वही अगर हम फॉर लाइमन वाले के लिए यूज करें, लाइमन या लाइमन वाले के लिए यूज करेंगे तो क्या होगा बोलो? 2 to 1. So 3. 2 to 1, जैसे लेमडा भी बोल देते हैं, तो 1/λL जो मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, R इंटू 1 माइनस 1/4 यानी 3/4R। ठीक है, तो दोनों का रेशियो ले लो, तो लेमडा L बाई लेमडा B जो मिल जाएगा हमें 3/4/5/36 ही मिलेगा। भाई नहीं, उल्टा का हो जाएगा। Yes. उल्टा ना, Yes, sir. लेमडा L ऊपर लिए है 5/36 ऊपर रहेगा. ठीक है, लेमडा L लिया तो इसे 4/3R लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 36/5R। Yes, Yeah. sir. ठीक है, तो R कैंसिल, 4 क्या ऊपर रहेगा, 4/3R इंटू 5R/36, यही आएगा। R से R गया ये 9, ठीक है, 5/27R। कैलकुलेशन कर लो, सर R थोड़ी रहेगा. लेमडा भी कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, मल्टीपल करेंगे तो लेमडा भी का मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर कीजिए ना. Yes. Yes. फर्स्ट लाइमन लाइन के लिए है, बोल रहा है कि फाइंड वेवलेंथ in which electromagnetic spectrum ठीक है, यूवी रीजन के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट लाइमन लाइन, तो हम लोग को वेवलेंथ कितना निकालना है? N2 से N1 यही फर्स्ट लाइमन लाइन है, लिखा हुआ है कि मतलब फाइंड वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है यूवी रेंज में हो और फर्स्ट लाइमन है, ऐसा कह दिया है।
ठीक है, क्वेश्चन में ही इसमें लिख रखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसमें लाई करता है। सर जेड क्या है? जेड नहीं है, 221 है। एक मिनट। हेलो। हाँ पा। हेलो। ओए घरे वाली क्लास है उधर नहीं। हेलो। 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 यस सर। 221 के लिए पूछ रहा है, आर के टर्म्स में ही। तो 1/λ क्या हो जाएगा, r इंटू 1 माइनस 1/4 dr/4। सर ये हाइड्रोजन के लिए होगा ना? हाँ तो हाइड्रोजन क्योंकि स्पेक्ट्रम मेंशन के लिए। नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए। अच्छा ऐसा है, सॉरी। सर तो लाइन फिर फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन है, रुक जाओ, हम गलत पढ़ लिए थे। फर्स्ट लाइमर लाइन का वेवलेंथ, फाइंड वेवलेंथ एंड विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम in which it lies, ठीक है। और आंसर नीचे ही लिखा हुआ है यूं भी तो हमें, ठीक है, किस स्पेक्ट्रम में लाई करेगा फर्स्ट, तो ये चीज दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लेमडा का कुछ वैल्यू मिलेगा, तो जो यस आंसर है सर। इसका वो यूवी रेज में लाई करेगा। यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसी चीज के लिए क्वेश्चन जैसा है, किस तरीके का है। तो हम लोग वेवलेंथ तो फाइंड कर लिए, अब वो किस रीजन में लाई कर रहा है, इसके लिए हमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला जो था, यानी कि चैप्टर 8 में जो था, वो थोड़ा बहुत ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है। सर अभी आपने जो लिखाया था वो लाइमन में ये एग्जिस्ट करता है, तो उससे कम ही होगा। हाँ तो उसी से मतलब उसके रेंज में हो जाएगा। जैसे कि अगर इसका फाइंड करोगे तो कितना आता है, सर 1216 अल्ट्रा एंगस्ट्रम। वायलेट कितना आ रहा है, 1216 एंगस्ट्रम। 1269 एंगस्ट्रम, 1216 216 एंगस्ट्रम, यही आ रहा है। 1216। 1216 यही तो लिखे थे। सर आप 216 लिखे थे बस। सब जो भी हो, 1216 एंगस्ट्रम आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1216, ये नैनोमीटर में है। एक जीरो हटाएंगे तो 121 के आसपास आ रहा है, यानी किस रेंज में आ रहा है। यस। ठीक है, और वेवलेंथ लार्ज है। तो जैसे कि अगर हम लोग सीरीज की बात करें, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि 1 to 1.6 नैनोमीटर के आसपास होगा। तो हम लोगों ने बोला था कि सीरीज याद करने के लिए कि रेडियो को गर्म माइक्रोवेव में डालेंगे तो क्या होगा, लो, लाल इंफ्रारेड। रेड। लाल होकर दिखने लगेगा। यस यस सर। उसके बाद यूवी यूवी एक्स, एक्स-रे गामा रे हाँ यही था। इधर से अगर इधर जाते हैं तो लेमडा क्या होता है, डिक्रीज करता डिक्रीज डिक्रीज करता करता है। यहाँ से जो है लाइमन सीरीज में यूवी एक्सरेज और ये है, तो यहाँ पे यूवी का, जैसे कि हम बोले कि 91 से 122 नैनोमीटर होना चाहिए, तो 122 लार्ज वाला है, 91 जो आता वो गामा के लिए आता। तो ये लगभग किस रेंज में आ रहा है, यूवी रेंज में। है। यस सर। आंसर क्या होगा, यूवी। ठीक है, तो ये रेंज तुम ऊपर जो लिखे हैं उससे याद रखो, या फिर वो बुक वाले याद रखो, लगभग में हमें कंपैरिजन करना पड़ता है। ठीक है। यस सर।
एक क्वेश्चन ऐसा है, हाइड्रोजन एटम है, is in a state of binding energy of 0.85 electron volt, makes a state with excitation energy of 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये चीज बोल रहा है, तो बोल रहा है कि फाइंड फर्स्ट एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ emitted, second show transition diagram। क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. So lambda आया 4864 angstrom। देखते हैं। ट्रांजिशन में N4 से स्टेट N2 कहाँ से कहाँ जाएगा? N4 से N2। N2 ठीक है, ये किस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन के लिए N4 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला Yes, किस sir. चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? N2 एक्साइटेशन एनर्जी, यानी कि 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिख रहा है? Yes, sir. तो इस दो चीज से हमें पता चल गया कि ये कहाँ से कहाँ भेजना चाह रहा है। n=4 से n=2 तक, यानी कि यह हमारा सेकेंड हो गया ट्रांजिशन डायग्राम। n=4 का एनर्जी जो है ये हमें होता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 2 का कितना होता है? So 3.4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो वो n=1 क्यों नहीं होगा? विथ एक्साइटेशन, 1 में एक्साइटेड रहता है क्या? तो 1 ही तो एक्साइट होगा ना जब वो 2 पे जाएगा। तो एक्साइटेशन एनर्जी इतना मिला तो कहाँ जाएगा? 2 पे जाएगा। 1 तो 2 में जाएगा, तो मतलब कि कहना ट्रांजिशन टू अ स्टेट विथ एक्साइटेशन एनर्जी। तो 1 का एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 है क्या? 1 से तो थर्ड में जाएगा, तो क्या कहेंगे फिर? बात समझ आ रहा है? Yes. ठीक है, तो यहाँ से शायद डिफरेंस 2.55 आ रहा है।
तो हम लोग लेमडा बोल सकते हैं, लेमडा इजकल टू 12400 बाई 2.55 एंगस्ट्रम। सॉल्व करके जितना आ जाए। क्लियर है? आंसर क्या था? अब इसको तो सॉल्व मैंने कर लो इसीलिए जो भी निकाला। है। कितना आएगा? 2.5 से तुम डिवाइड कर रहे हो, करके देख लो कितना आता है। 500 के आसपास आना चाहिए, नहीं 5000 के आसपास। इसमें मेरा 4864 आया। हाँ उसके लगभग। 5000 के आसपास दिख रहा है। यस। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसके अबाउट में घूम रहा है। बोल रहा है कि इस सिस्टम के लिए, फॉर दिस सिस्टम इट रिक्वायर्स 47.2 electron volt to excite electron from second to third orbit। ठीक है, सेकेंड से थर्ड ऑर्बिट पे जाने के लिए इतना एनर्जी का रिक्वायर्ड है। देन फाइंड z सेकेंड बाई डेल्टा ई फॉर n इजकल टू 3 to n इजकल टू 4 थर्ड lambda ionization from n इजकल टू 1 फोर्थ kinetic energy, potential energy and angular momentum for n is equal to 1, and fifth radius of first Bohr orbit। ठीक है, इतना फाइंड करना है। So z equals to 5. z is equal to 5। ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, RCS जो होता है 13.6 होता है, तो हो जाएगा 47.2 इजकल टू 13.6 z स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक? सेकेंड टू थर्ड 4 minus 1/9।
सेकेंड सर दूसरे का 16.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 16.53 दिया है, ठीक है। ट्वेंटी फाइव आएगा। यहाँ पे कहाँ से कहाँ दिया है, 1 3 से 4, तो 1/9 माइनस 1/16 माइनस 9, 7/9 इंटू 16, 16.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। थर्ड थर्ड आ गया। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? लेमडा फॉर आयनाइजेशन फ्रॉम n इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट से आयनाइज हो रहा है तो एनर्जी कितना होगा, तो E1 के बराबर होगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बोल सकते हैं। सर एग्जाम में सब कांस्टेंट का वैल्यू दिया हो जाएगा ना? कौन सा कांस्टेंट का वैल्यू? प्लैंक्स कांस्टेंट। उन सब का दिया हुआ रहेगा, लेकिन जैसे कि हम लोग ये RCH का 13.6 यूज कर रहे हैं, ये सब नहीं दिया रहता है। ठीक है, R का दिया रहेगा, C का दिया रहेगा, H का दिया रहेगा। HC बाई लेमडा में हम लोग HC 12400 लिखते हैं, ये नहीं दिया रहेगा। तो 36.48 एंगस्ट्रॉम। किसका? तो 3 का। थर्ड का। ठीक है, तो लेमडा इक्वल टू 12400 बाई 340 कर लेंगे, कितना आ रहा है? 36.48। 36.48। Yes. 620/17, 620/17 है, उतना ही आएगा लगभग। ठीक है। फोर्थ का Kinetic energy 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और potential energy -680 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जैसे कि हम लोग ऊपर फाइंड करे ही हैं कि ई टोटल जो है वो है -340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये टोटल एनर्जी के बराबर होता है ना, तो ये 340 यस सर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 2 इंटू ई टोटल माइनस होता के है, डबल। तो ये -680 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। सर और h बाई पाई का वैल्यू कितना होता है? किसका? h बाई पाई। h बाई पाई कितना है, h बाई 2 पाई का तो निकाले थे हम लोग 1.055 इंटू 10⁻34 इंटू 2 कर लो, और क्या, तो 2.1 हो जाएगा, 2.1 इंटू 10⁻34। h बार का लिखे थे ना हम लोग, h बाई 2 पाई होता है, ये 1.055 इंटू 10⁻34 आया था।
तो h बाई पाई है तो उस पर डबल कर लो, और क्या, नहीं हाफ करना पड़ेगा, नहीं ठीक है। L इजकल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन 2 पाई, तो ये तो h बार के बराबर ही है, तो 1.055 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। क्लियर है? Yes, sir. फिर R क्या होगा, 0.53 यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, z स्क्वायर बाई, नहीं ये तो n के साथ बढ़ता है, n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। तो किस ऑर्बिट के लिए फाइंड करना था, फर्स्ट बोर ऑर्बिट। फर्स्ट, तो n तो 1 हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा 0.53 इंटू 1/5। Sir, MVR equals to 1.055 in 10⁻⁻⁴ ले सकते हैं किस चीज को, MVR को फिर से बना सकते हैं। मतलब m भी r, तो मास भी v और r तीनों कैलकुलेट करके मल्टीपल करोगे तो ज्यादा मेहनत नहीं है, ये वाला चीज पढ़े क्यों थे, बनाने को तो बना सकते हैं कि मास ले ले 9 इंटू 10⁻31, v फाइंड कर ले, r फाइंड कर ले, लेकिन वो उतना मेहनत क्यों करेंगे। 06। इतना बात में कोई दिक्कत, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और एक दो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ये अगर न्यूक्लियस को भी हम मोशन में कंसीडर करते हैं तो फिर क्या इफेक्ट होगा वो चीज डिस्कस करेंगे, फिर एटॉमिक कोलिजन के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है। एटॉमिक कोलिजन जो होता है उसमें क्या क्या होंगे, कैसे और एनर्जी बुकलेट से, बना सकते हैं आप। हाँ बुकलेट में बना सकते हो, तो उसमें तो सब मिक्स किया हुआ है ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर लास्ट एक्सरसाइज में अलग अलग किया हुआ है, तो चीज बना सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद एक लेक्चर ज्यादा से ज्यादा लगेगा एक्सरेज का, तो 2 लेक्चर में हम लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक्सरे दोनों खत्म हो जाएगा 1 से 2 लेक्चर में। उसके बाद हमारा सिर्फ बचेगा न्यूक्लियर फिजिक्स, तो हमको 3 से 4-5 लेक्चर लगेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है फिर, थैंक यू सर। Thank you, sir. ये एचसी वर्मा का बना लो, ठीक है। एचसी वर्मा में अलग अलग दिया हुआ है तो उसको बना लो एटॉमिक Yes, स्ट्रक्चर। sir.